इसको डीपली समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि हर एक ऑप्शन को हम फिर अलग से जाकर इन डेप्थ समझेंगे। तो अब हम आज बात करते हैं रूल्स के ऊपर। तो रूल्स को पहले समझते हैं और फिर रूल्स के ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है उसको देखते हैं, और फिर मैं कुछ अपनी प्रैक्टिकल कैंपेन्स आपको दिखाऊंगा। उससे फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हम रूल से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर कल जब मैं जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर ऑडियंस इनसाइट्स के ऊपर था, और यहां से फिर मैं वापसी जब मैंने स्टार्ट किया, मैं गया कहीं और मतलब कोई चीज समझाने, और जब वापसी यहाँ पर आया तो मैं इनसाइट से फिर मैंने स्टार्ट किया। और बीच में 2 क्रिएटिव रिपोर्टिंग और एक्सपेरिमेंट्स मुझसे छूट गए थे, क्योंकि ये नजर का एक धोखा हो गया कि यहाँ भी इनसाइट था, यहाँ भी इनसाइट था, तो मुझे ऐसा लगा मैं यहाँ पे था, तो यहाँ से फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हुआ चला गया आगे। ठीक है, तो ये 2 टूल रह गए थे। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, और फिर मैं रूल्स की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये क्रिएटिव रिपोर्टिंग है। ये भी आपकी एड रिपोर्टिंग के अंदर ही आ जाता है, जिसके ऊपर अलग जब सेशन होगा तो हम डीपली इसको देखेंगे कि आपने अपने क्रिएटिव की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करनी है और उसको रिपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, उसको एक रिपोर्ट की शक्ल कैसे देनी है, अपने क्लाइंट के साथ उस रिपोर्ट को कैसे शेयर करना, उसके अंदर क्या चीजें दिखानी, क्या चीजें नहीं दिखानी। तो ये सारी मैनेजमेंट हम यहाँ पे क्रिएटिव रिपोर्टिंग के सेक्शन में करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको फेसबुक कुछ ऑप्शंस देती है। सबसे पहले ये आपका ए बी टेस्टिंग का एक ऑप्शन होता है, उसके बाद ये ब्रांड लिफ्ट का एक ऑप्शन होता है कि यहां पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं, और फिर कन्वर्जन लिफ्ट टेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ए बी टेस्टिंग को मैं गाइड कर देता हूं, उसके बाद इन 2 के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करके हम आगे बढ़ जाएंगे रूल्स की तरफ। फिर जब इसके ऊपर डीप सेशन होगा तो फिर हम इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ए बी टेस्टिंग के अंदर आप सिंपली फेसबुक को 2 वेरिएशन देते हैं चीजों के, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से वेरिएशन के ऊपर आपका एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक मेरी एड क्रिएटिव है। अब यहां पर ये एक एड कॉपी है, अनलॉक योर पोटेंशियल एज फेसबुक एड्स स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, मैंने अपना दूसरा एड बनाया, उसके ऊपर सब कुछ सेम रखा, एड कॉपी दूसरी चेंज कर दी। ठीक है, या फिर मैंने इमेज ये रखा एक एड के अंदर, दूसरे इमेज के अंदर सब कुछ सेम रखा, इमेज चेंज कर दिया। या मैंने पूरा एड सेम रखा, जो हेडलाइन थी अपनी वो चेंज कर दी, या मैंने कॉल टू एक्शन चेंज कर दिया। तो ए बी टेस्टिंग के अंदर हम 2 चीजें टेस्ट करते हैं एक वेरिएशन के साथ। ए बी टेस्टिंग के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक वेरिएशन ये बनाई जिसके अंदर जो एड कॉपी है वो अलग थी और कॉल टू एक्शन भी अलग था। ठीक है, दूसरी वेरिएशन आपने बनाई कि जिसके अंदर एड कॉपी एक अलग थी और इमेज अलग था। ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ एक चीज को डिफरेंस उसके अंदर होना चाहिए। अगर आप एड कॉपी टेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एड कॉपी चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो ये आपका जो ए बी टेस्टिंग है वो हो जाता है। अब यहां पर एक फर्क है और एक चीज सीखने की है, वो ये है कि ए बी टेस्टिंग ही क्यों कर रहे हैं आप, इसी के अंदर आकर टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं आप, यहां पर डायरेक्ट टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे। जैसे मैंने ये 2 कैंपेन बनाई, ठीक है, और इस कैंपेन के अंदर मेरे 2 एड सेट थे। इसको मैंने ठीक है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। तो मैं यही क्यों नहीं देख लूं अपने एड्स मैनेजर के अंदर, मैं क्यों ना देख लूं कि भाई ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहां पे मेरे पास मैट्रिक्स तो आ रहे हैं ना, सारा डाटा आ रहा है कि भाई ए के ऊपर इतनी परचेजेस हैं, बी के ऊपर इतनी परचेजेस हैं। तो मैं यही क्यों ना देखूं, मैं जाकर एक्सपेरिमेंट्स के टैब के अंदर ही ए बी टेस्टिंग क्यों करूं। इसका सबसे बड़ा रीजन है, रीजन यह है कि जब आप ए बी टेस्टिंग के ऊपर लगाते हैं अपने 2 एडसेट्स को, तो फेसबुक इन 2 की ऑडियंस को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देती है। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ए की ऑडियंस बी का ऐड देखे या बी की ऑडियंस ए का ऐड देखे, क्योंकि अगर इन दोनों की ऑडियंस एक दूसरे का ऐड देख रही होंगी तो सही आप मेजर ही नहीं कर सकते कि कौन सा ऐड देखकर एग्जैक्टली ये कस्टमर मेरा कस्टमर बना, ये फेसबुक यूजर मेरा कस्टमर बना। तो इसके लिए ऑडियंस का अलग होना जरूरी है। तो ए बी टेस्टिंग आपको ये एक ऑप्शन देता है कि जिसके अंदर जब आप ए बी टेस्ट के ऊपर इसको चलाते हैं तो ए की जो ऑडियंस होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है, बी की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये 2 एड्स एक दूसरे की ऑडियंस के पास नहीं जाएंगे। तो ए बी टेस्टिंग का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप जो है ये आइडेंटिफाई करने के साथ कि भाई कौन सा एड मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑडियंस ओवरलैपिंग को भी रोक सकते हैं। मतलब आपके 2 एड क्रिएटिव्स हैं, वो एडसेट्स हैं, और आप चाहते हैं यार ये 2 एडसेट अलग अलग ऑडियंस के पास जाए, सेम ऑडियंस के पास ना जाए, तो आप ए बी टेस्ट के ऊपर इसको लगा देंगे तो आपकी ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन जो होती है कि सेम ऑडियंस के पास आपका ऐड बार बार जा रहा है, जो आपके लिए नुकसानदेह, आपका पैसा जाया कर रहा है। एक ऑडियंस ने आपका एक ऐड देख लिया,
ठीक है, अब वही सेम ऐड आपके पास दोबारा वही इंप्रेशन हो रहा है ऑडियंस के पास, सेम ऑडियंस के पास, तो आपका पैसा जाया हो रहा है। तो ए बी टेस्ट एक तरीका ये भी है कि आप यहां से ऑडियंस की ओवरलैपिंग को जो है रोक पाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी ब्रांड लिफ्ट है। इसके अंदर आप अपने ब्रांड की रिकॉल वैल्यू को टेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है और उसके अंदर आप अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं लोगों को, तो यहां पर आप ये चीज टेस्ट करते हैं पोल के जरिए। यहां पर एक पोल होता है, स्पॉन्सर्ड पोल होता है, जो फेसबुक पर लोगों से जाके पूछती है कि भाई ये ऐड आपने देखा था इस पेज का 2 दिन पहले, तो क्या ये आपको याद है? अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई हमें नहीं याद, कुछ लोग बोलते हैं हमें याद है। तो इससे आपको पता चलता है कि यार मेरे ऐड कितने अफेक्टिवली मेरे ब्रांड के लिए फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो बोलता है कि मुझे याद नहीं है, उसको भी एक तरीके से फिर याद आ जाता है। वो भी फिर दोबारा जब भी आपका ऐड दिखता है बोलते हैं हाँ यार फेसबुक ने मुझसे पूछा था कि इस ब्रांड का आपको याद है या नहीं याद है, तो वो फिर आपका ब्रांड उसके दिमाग से निकलता नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ जो है होती हैं, आप जो टेस्टिंग करते हैं ब्रांड लिफ्ट के ऊपर। और फिर कन्वर्जन लिफ्ट होती है। कन्वर्जन लिफ्ट के अंदर आपके पास सबसे पहले तो आपकी जो कैंपेन है उसने $5,000 पिछले 90 डेज के अंदर स्पेंड किया हो और उसके ऊपर 500 परचेजेस हो, तभी फिर आप ये कन्वर्जन लिफ्ट वाली टेस्टिंग कर सकते हैं। कन्वर्जन लिफ्ट की टेस्टिंग की लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं, लॉजिक क्या होती है, ये किस लॉजिक के तहत वर्क कर रही होती है ये वाली टेस्टिंग। आप फेसबुक के ऊपर हजारों रुपए लगा रहे हैं अपने एड्स के ऊपर, आपके पास परचेजेस भी आ रही हैं, सेल्स भी आ रही हैं, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि यार एक्चुअल में मेरा एड किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक सिनेरियो से समझें, मैं एक ग्रुप में ऐड था, ठीक है, उस ग्रुप के ऊपर लोग डिफरेंट ब्रांड्स को और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं। आप भी ऐसे ग्रुप्स के अंदर होंगे कि जहां पर लोग आगे बता रहे होते हैं कि भाई ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ये ब्रांड खराब है इसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, ये प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छी। अब मैं किसी एक ऐसे ग्रुप में था, वहां मैंने एक ब्रांड देख लिया, एक बंदा आया, उसने एक ब्रांड को रिव्यू किया और बोला भाई ये प्रोडक्ट इसकी बहुत शानदार है। मैंने कहा सही है। अब मैं भूल गया उस बात को और अब मैं अपनी न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहा था, अपने मीम्स एंजॉय कर रहा था। अचानक से उसी ब्रांड का ऐड मेरे सामने आ गया। मैंने उस ऐड पे क्लिक किया और जाकर उस ब्रांड की वो प्रोडक्ट खरीद ली जो मैंने ग्रुप के अंदर देखी थी। अब आपसे मैं यहां पे एक सवाल पूछता हूं कि वो जो प्रोडक्ट मैंने उस ब्रांड की जाकर खरीदी है, वो मैंने उस ब्रांड के ऐड की वजह से खरीदी है जो मैंने फेसबुक पे देखा था, या फिर मैंने उस ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन चल रही थी उस ब्रांड के बारे में और उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी वजह से देखी? ऑब्वियसली मैंने उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट खरीदी है वो उस रिव्यू की वजह से खरीदी जो मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप पे देखा था। ठीक है, तो अब यहां पर जो एड मैंने फेसबुक का देख के परचेज किया वो एक स्टेपिंग स्टोन बना है, उसने मेरा डिसीजन नहीं बनाया इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इससे क्या हुआ, आपको अपने एड्स मैनेजर के ऊपर ये तो नजर आ गया कि यार एडसेट नंबर बी के ऊपर एक परचेज आई है, लेकिन इस परचेज के पीछे का सिनेरियो क्या है, क्या रियल में इस एड ही को देखकर इस बंदे ने खरीदा है? इसकी टेस्टिंग आप करते हैं कन्वर्जन लिफ्ट। तो मेनली सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रही होती है वो ए बी टेस्टिंग ही होती है। ये ब्रांड लिफ्ट और कन्वर्जन लिफ्ट ये यूज नहीं होती इतना, बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसको इतना यूज नहीं करते। तो जो असल काम आप करेंगे वो ए बी टेस्टिंग के ऊपर करेंगे, लेकिन ये आपको समझ में सब आना चाहिए, नॉलेज आपके पास पूरी होनी चाहिए और आपको वर्किंग प्रोसीजर हर चीज का पता होना चाहिए। एनीवे, तो जब इसके ऊपर हम सेशन रखेंगे, डीप सेशन, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे टूल्स है वो सब कवर हो गए, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा खैर, अब हम आ जाते हैं रूल्स के ऊपर। अब जब आप फेसबुक के ऊपर आपकी बहुत सारी कैंपेन्स चल रही होती हैं तो उसकी मैनेजमेंट के लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी कैंपेन बनानी है, फिर उसको देखना है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर तो वो बहुत अच्छी परचेजेस, उस पर सस्ती परचेजेस आ रही हैं, ऑर्डर्स मुझे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, सस्ते ऑर्डर्स पड़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं उस कैंपेन को स्केल करूं, बजट बढ़ाऊं उसका। अगर एक कैंपेन है कि जिसके ऊपर मुझे परचेजेस महंगी पड़ रही हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उस कैंपेन का बजट डिक्रीज करूं या उस कैंपेन को मैं बंद कर दूं। ठीक है, तो ये हम एनालिसिस करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कैंपेन के साथ क्या करना है। अब इस काम में आपकी मदद के लिए फेसबुक ने आपको एक ऑप्शन दिया रूल्स का, कि फेसबुक को आप पहले ही बता दें कि भाई मेरी 150-200 कैंपेन्स चल रही हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है,
ये रूल्स हैं, इसके तहत आप खुद डिसीजन ले लो। फेसबुक को आपने कह दिया कि भाई आप खुद ही इसके ऊपर डिसीजन ले लो। रूल ये होना चाहिए, जो चीज मैं आगे चेक करूंगा खुद, वो पहले ही आप चेक करके उसके ऊपर डिसीजन ले लो। ठीक है, तो अब सबसे पहले कस्टम रूल है, फिर जो है आपको फेसबुक ने खुद बिल्ट इन रूल्स दिए हैं। कस्टम रूल के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। ये एक रूल है। फेसबुक ये बोलती है कि जब फेसबुक को ये लगेगा कि आपकी वीडियो के अंदर या आपकी पिक्चर के अंदर जो आप अपने क्रिएटिव में यूज कर रहे हैं, एनहेंसमेंट की जरूरत है, कुछ चेंजेस की जरूरत है कि जिससे शायद आपकी परचेज बढ़ जाए, तो फेसबुक उन एनहेंसमेंट्स को करना शुरू कर दे। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरा एड है, ये मेरे सामने आया एक दफा, तो इसका इमेज डिफरेंट है, थोड़ा सा इसका अलग है, कलर टोन का फर्क है इसके अंदर, इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है, टेक्स्ट साइज है वो छोटा है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल एड नहीं था, वर्टिकल एड था, ये अभी हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है। तो ये फेसबुक खुद कर रहा है, अपने एंड से चेंजेस कर रहा है छोटे छोटे, कि यहां पे कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट साइज थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरह के कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके, म्यूजिक ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके फेसबुक ये एनालिसिस कर रहा है कि किन चेंजेस के ऊपर इस एडवर्टाइजर को बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जिन चेंजेस के ऊपर बेटर रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं उसको वो आगे लेके चलता है फिर। ठीक है, तो ये आपका नंबर 1 रूल है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का। ठीक है, कि जिसके अंदर आप फेसबुक को ये रूल लगाते हैं। अब यहां पर आप जब रूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक्शन के तौर पे क्या बता रहे हैं कि आप फेसबुक को ही बोल देंगे भाई आपको जब जरूरत लगे फेसबुक को कि इस क्रिएटिव को एनहेंसमेंट की जरूरत है तो खुद ही फेसबुक कर दे, मेरा इंतजार नहीं करे। वरना आप ये बता सकते हैं कि भाई मुझे पहले बताओ, सेंड नोटिफिकेशन ओनली, पहले मुझे नोटिफाई करो फिर मैं डिसीजन लूंगा। ठीक है, तो आप यहां पे इसको क्रिएट रूल के ऊपर क्लिक करके अपने मैनेज रूल्स के अंदर जाएंगे तो ये आपको अनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का रूल लग गया है। ऑल एक्टिव एडसेट्स के ऊपर है, ये जितने भी एडसेट चल रहे हैं उसके ऊपर ये रूल लगा हुआ है। टर्न ऑन एडवांटेज क्रिएटिव ये एक्शन होगा। ठीक है, आज से ये स्टार्ट है और हर आधे घंटे बाद ये चेक करेगी फेसबुक कि भाई एनहेंसमेंट की जरूरत है या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे हम जरा दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप। अच्छा, ये रूल बड़ा काम का है और इसके ऊपर हम एक स्ट्रेटेजी भी लगाएंगे अभी, जो बड़ी काम की स्ट्रेटेजी, बहुत फायदा पहुंचाएगी आपको। अच्छा, रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप क्या? हमने ऑक्शन तो समझ लिया पिछले सेशंस के अंदर कि ऑक्शन क्या होता है। अब ये आपने जो कैंपेन अपनी बनाई थी, ए और बी जो 2 एडसेट थे, एडसेट नंबर ए जो था इसके अंदर आपने फेसबुक को ये बताया कि ये मेरा एड उन लोगों को दिखे कि जिनका इंटरेस्ट बेल्ट में। फेसबुक ने बोला सही है, दिख जाएगा। एडसेट नंबर 2 जो था बी आपका, इसके अंदर आपने फेसबुक को बताया कि मेरा एड उन लोगों को दिखे कि जिनका इंटरेस्ट शर्ट्स में। फेसबुक ने बोला ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे कि जिनका इंटरेस्ट बेल्ट और शर्ट्स दोनों में होगा। तो अब जब ऐसे लोगों को एड दिखाने की बारी आएगी तो अब ये दोनों एड सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो अब ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आएंगे। ये भी एडसेट इस ऑडियंस को दिखा रहा है, ये भी एडसेट सेम ऑडियंस को दिखा रहा है। तो जब ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आएंगे तो ऑक्शन में आएंगे, ऑक्शन में आएंगे तो ऑक्शन में एक दूसरे के साथ लड़ जाएंगे, ऑक्शन ओवरलैप कर जाएंगे। और जहां ऑक्शन ओवरलैप ये किया वहां पे एक होगा लूजर, जैसा हमने पिछले सेशंस के अंदर सीखा था, एक होगा विनर। जो विनर होगा वो सस्ता पड़ेगा और फेसबुक यूजर को पहले दिखेगा। ठीक है, और जो लूजर होगा वो महंगा पड़ेगा और बाद में दिखेगा। अब यहां पर ए एडसेट ए तो विनर है, सही है भाई, हमारा फायदा। लेकिन एडसेट बी तो लूजर है, वो भी तो आप ही का बंदा है ना जो फेल हुआ है, तो वो नुकसान तो आप ही को हो रहा है ना। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि हमारे 2 एडसेट आपस में लड़ जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हो हमारे कॉम्पिटिटर से जो बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये फेसबुक के ऊपर एक रूल ये लगाते हैं कि भाई ऑडियंस जब ऑक्शन ओवरलैप हो
तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है फेसबुक के आप जो एक एड सेट टर्न ऑफ हो जाए और दूसरे एड सेट के पास उसका बजट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्शन ओवरलैप हुआ तो फेसबुक ने कहा कि जो लूजर था इन दो के अंदर, जो लूजर था उसको फेसबुक कर देगी बंद और इसका बजट दे देगी यूजर ए को, वो सॉरी विनर को, एडसेट वन जो था। तो अब ये हमारा एक एडसेट बन गया। अगर ये पहले 1,000 रुपए पर डे पे चल रहा था तो अब 1,000 इसका और 1,000 इसका मिलके ये हो जाएगा 2,000 पर डे। और अब ये लड़ाई करेगा कॉम्पिटिटर से। अब ये आपस में नहीं लड़ेगा क्योंकि आपस में इसकी जिससे लड़ाई हो रही थी फेसबुक ने उसे कर दिया बंद, क्योंकि आपस की लड़ाई में नुकसान हमारा ही था। ठीक है, तो यहां पर ये आप इसको टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एडसेट और इंक्रीज बजट ऑफ रिमेनिंग एडसेट। ठीक है, ये एक एक्शन ले सकते हैं। वरना आप अगर नहीं चाहते बजट इंक्रीज हो तो सिंपली आप टर्न ऑफ कर दें, और वरना आप सिर्फ नोटिफिकेशन आपको फेसबुक भेज दे। ठीक है, अब ये काम मैनुअली भी आप करते, आप बैठ के एनालिसिस करते हैं, हाँ यार दो मेरे एड सेट हैं, अभी ऑक्शन ओवरलैप यहाँ पर हो गया, एक की परफॉर्मेंस गिर रही है, एक की परफॉर्मेंस बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारे एनालिसिस अब आपने ऑटोमेट कर दिया रूल के तहत। ठीक है, ऑक्शन ओवरलैप। उसके बाद आ जाए आप तीसरा रूल, ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव। ये इसका छोटा भाई है, अनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का छोटा भाई है ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव। इसके अंदर ये कुछ वेरिएशंस ले आता है आपके ऐड के साथ। जैसे कि आपने एक ऐड बनाया और आपने फेसबुक को 3 ऐड कॉपीज दे दी। एक तो ऐड कॉपी ये होगी अनलॉक योर पोटेंशियल वाली, एक मैंने एक और ऐड कॉपी दे दी, और मैंने एक और ऐड कॉपी दी, 3 ऐड कॉपीज दे दी। और मैंने फेसबुक को बोला कि भाई अब खुद आप देखो, जिस ऐड कॉपी के ऊपर अच्छी परचेज मिले उसको चलाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे फेसबुक क्या करेगी, ऐड कॉपी की वेरिएशंस जो उसके पास मौजूद हैं, या फिर ऐड क्रिएटिव मैंने दे दिए, मैंने उसको 3-4 इमेजेस दे दिए। ठीक है, 4-5 हेडलाइंस दे दी, और फिर फेसबुक पे छोड़ दिया कि भाई अपने हिसाब से एनालिसिस करो, जो अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर फिर मुझे परचेजेस जो आओगे उसको फिर आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो ये वेरिएशन फेसबुक कर रहा होता है। अब यहां पर ये आप देखें, मार्क एंड जेसन लंदन। अब ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है ये फेसबुक ने खुद लिखी है, ये इस एडवर्टाइजर ने नहीं लिखी। अक्सर आपने ऐड देखा होगा कि वहां पे कुछ लिखा हुआ तो अपर लाइन, ये एडवर्टाइजर खुद नहीं लिख रहा। एडवर्टाइजर का तो ये ऐड है न्यू अराइवल जहां से शुरू हो रहा है और ऊपर का कुछ हिस्सा। एडवर्टाइजर का तो ऐड सिर्फ ये है, ऊपर मार्क एंड जेसन जो लिखा हुआ है फेसबुक ने खुद लिखा है। ठीक है, किसके तहत लिखा है, इस रूल के तहत लिखा है, ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव। ठीक है, ये आप जाके जब ऐड बना रहे होते हैं वहां पर भी आप इजाजत देते हैं फेसबुक को, वरना आप यहाँ पर रूल के तहत भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप जो स्टैंडर्ड इनहेंसमेंट्स हैं वो आप टर्न ऑन कर दें, वरना आप इसको सिर्फ नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं कि भाई मुझे बताओ, फिर मैं फैसला करूंगा उसके। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आपका रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये भी एक रूल है, काम का रूल है। इसके अंदर आपकी ऑडियंस, सेम ऑडियंस के पास बार बार ऐड जा रहा है आपका। एक बंदा है फेसबुक यूजर है, उसने एक ऐड देखा आपका, थोड़ी देर बाद दोबारा वही आपका ऐड देख रहा है, फिर से आपका ऐड देख रहा है। तो ये क्या है, सेम ऑडियंस के पास बार बार ऐड जा रहा है, तो आपका पैसा जाया हो रहा है। एक दफा एक बंदे ने आपका ऐड देख लिया, अब आप अगर बार बार उसी के पास आपका ऐड जाता रहेगा तो आपका जो पैसा है वो जाया हो रहा है। तो यहां पर फिर आप क्या करते हैं कि जो एड्स आपके सेम ऑडियंस के पास बार बार जा रहे हैं उन्हें आप कंबाइन कर देते हैं, और उनका जो बजट है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाता है। अब जैसे अगर ये ऐड है, ये 2 ऐड सेट थे, ये सेम ऑडियंस के पास जा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके इनका बजट एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप मैनेज में जाएंगे तो आप यहाँ पे मैनेज दे सकते हैं कि भाई ये आपकी ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन है और स्टार्ट होगी इस डेट के ऊपर, रोज रात 12 बजे फेसबुक इसको चेक करेगी। स्टार्ट चेकिंग एट 12 AM पैसिफिक टाइम ईच डे। रोज रात में 12 बजे फेसबुक इसको चेक करेगी कि ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हो रही। लेकिन अगर आपको 12 बजे चेक नहीं करना तो आप इसको कभी भी रन कर सकते हैं। आप इसको रन के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अगर आपकी ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हो रही होगी तो यहाँ पे आपको एडसेट का नाम बता देगी ये कि भाई ये एडसेट है, इसके ऊपर ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हो रही है। सही है, तो ये आपकी थी ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, अब आ जाए कस्टम रूल्स पे। कस्टम रूल्स के ऊपर कुछ आप और भी एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे
सेलेक्ट करता हूं ऑल एक्टिव एडसेट्स। अब एक रूल मैं बना रहा हूं अपने तमाम एडसेट्स के लिए, ठीक है। वो काम करने जा रहा हूं कि जो काम मैं खुद बैठ के एनालिसिस करके मैनुअली करता, अब मैं फेसबुक पे छोड़ रहा हूं। क्या छोड़ रहा हूं कि कॉस्ट पर रिजल्ट, अगर मुझे पता है कि यार एक मेरी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कॉस्ट पर परचेस अगर 500 से ज्यादा की आई तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। मैंने यहां पे लगा दिया 500 रुपए और कर दिया ऐड कि भाई कॉस्ट पर रिजल्ट अगर 500 रुपए से ज्यादा हो जाए तो ये एडसेट टर्न ऑफ हो जाए, खुद ब खुद एडसेट बंद हो जाए। मेरे पास 150-200 कैंपेन्स चल रही हैं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आके देखूं यार ये एडसेट बंद करना है, ये खोलना है, क्या करना है। फेसबुक खुद बंद कर दे, रूल लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर ये आपकी लाइफ टाइम इंप्रेशन होते हैं कि एटलीस्ट 8000 इंप्रेशन हो जाए, उसके बाद ये रूल हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी आपने कैंपेन चलाई, आपके पास फॉरन परचेज आ गई 100 रुपए की एक, उसके बाद दूसरी परचेज आ गई 200 रुपए की एक, ठीक है। लेकिन फिर आपके पास अगली परचेज आ रही है 1500 पे जाके, ठीक है। तो वो जब तक आप थोड़ा टाइम नहीं देंगे उस वक्त तक आपसे एनालिसिस नहीं कर सकते ना, बंद खोल तो नहीं करेंगे आप अपने ऐड को, आप पहले टाइम देंगे। तो ये टाइम देने के लिए इंप्रेशन यहाँ पे लिखे हुए कि 8000 इंप्रेशन हो जाए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसको मैनेज करें। यह आपकी टाइम रेंज है कि आपने मैक्सिमम टाइम में देखना है या फिर आपने लास्ट 7 डेज की देखनी है परचेस, कि आखिरी 7 दिनों के अंदर कितना कैंपेन एडसेट ने पैसा स्पेंड किया और स्पेंडिंग के बाद कितने रुपए की एक परचेज मिली। तो आखिरी 7 दिन के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, आप मैक्सिमम पे भी लगा सकते हैं कि भाई अभी तक का जितना स्पेंड हुआ है वो अगर 500 के नीचे है तो कैंपेन चलेगी, कॉस्ट पर परचेस 500 से ऊपर गई तो कैंपेन फौरन बंद हो जाए, ठीक है। स्केड्यूल के अंदर आप कंटिन्यूसली ये हर एक घंटे आधे घंटे के अंदर चेक करता ही रहे फेसबुक इसको, या आप डेली के भाई हर रोज रात 12 बजे के ऊपर ही आके ये चेक करें, तो ये डेली के ऊपर ही सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। वरना आप यहाँ पे कस्टम टाइम और डेट भी दे सकते हैं, जो कि देना नहीं चाहिए, ना हम देंगे इसको। अच्छा, आपको नोटिफाई कहाँ होगा? फेसबुक के ऊपर, ईमेल पे हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब आप आ जाएं, आप ऐसे ही अपने एडसेट को टर्न ऑन भी कर सकते हैं। अब यहां पे एक सवाल बनता ही है कि एक एडसेट जब बंद है तो उसके ऊपर परचेज कैसे आएगी कि वो टर्न ऑन हो जाए? एडसेट ही बंद है ना, तो उसके ऊपर अब क्या रूल मैं लगाऊं कि वो उसके ऊपर परचेज कैसे आएगी? अब परचेज आ जाती है, बंद एडसेट पे भी परचेज आ जाती है कि आपने कैंपेन चलाई थी, उस कैंपेन ने, उस एडसेट ने 5000 रुपए खर्च किया था और उसके ऊपर 5 परचेजेस आई थी, जो कि 1000 रुपए की एक परचेज पड़ी थी आपको। आपने बोला यार 1000 रुपए की एक परचेज तो ये जो है बहुत महंगी है, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपने वो एडसेट बंद कर दिया। और फिर आपके एड्स चले आगे, आपने और कुछ एड्स चलाए अपने, फिर आपने देखा कि आपके पास कुछ और परचेजेस आई हैं जो उस एडसेट के ऊपर आई हैं जो आपने बंद कर दिया। क्यों आई हैं? क्योंकि ये एक एट्रीब्यूशन विंडो होती है, मतलब कि आपका एड अगर कोई फेसबुक यूजर देख रहा है और फेसबुक यूजर ने आपका एड देखा और उस एड को देख के उसके ऊपर क्लिक किया, उसके साथ एंगेज हुआ, लेकिन परचेज नहीं किया, लेकिन 3-4-5 दिन बाद उसने आपकी प्रोडक्ट आके खरीद ली और वो एडसेट आपका बंद था। तो अब क्या हुआ कि फेसबुक को ये पता है कि इस बंदे ने वो एडसेट देखा था, वो एड देखा था जो अब बंद कर दिया इसने, तो ये उसी टेबल के अंदर जाएगी, मतलब इसकी जो परचेज काउंट होगी ये उसी एडसेट पे होगी जो आपने बंद कर दिया। तो जब एडसेट एक्टिव था तो आपके पास 1000 रुपए की एक परचेज आ गई थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि और मैंने थोड़े मेरे एड्स वेड्स चले, तो भाई वो उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा एड, वो एड देख के परचेज कर लिया आगे एक हफ्ते के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर। तो फिर क्या हुआ कि वो फिर आप यहाँ पे उसको लगा देंगे भाई, अगर कॉस्ट पर परचेज वो फिर जो 500 से नीचे आ जाए या फिर 500 के आसपास आ जाए तो उसको वापसी टर्न ऑन कर दो उस एडसेट को, ठीक है। उसके बाद ये आपके नोटिफिकेशन है कि आपको सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए कि अगर कॉस्ट पर रिजल्ट 500 पे है, वो सॉरी 500 से बढ़ रहा है तो आपको नोटिफाई कर दे फेसबुक, ताकि आप कोई मतलब कहीं इंजॉय कर रहे हैं, कहीं दोस्तों यारों में निकले हुए और आपके पास खट करके नोटिफिकेशन आ गया कि लो भाई कॉस्ट पर परचेज 500 से बढ़ ली है, बस वही आपकी सारी इंजॉयमेंट खत्म। अब आप टेंशन में सोच रहे हैं यार क्या करूं, जल्दी घर पहुंचूं और कुछ जो है निज़ाम बनाऊं अपनी कैंपेन के साथ, सही है। अच्छा, फिर ये आप जो उसका जो बजट है वो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई अगर कॉस्ट पर परचेज मेरी 500 से नीचे है
तो क्या हो, मेरी कैंपेन पे 30% बजट खुद इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज डेली बजट बाय 30%। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम कैप भी रख दें आप, कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी कैंपेन 1 लाख पे चल रही है और 1 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए स्पेंड कर रही है वो रोज का, और आपके ऊपर जो एक परचेस 500 की पड़ रही है आपको, ठीक है सही है, अब फेसबुक ने देखा यार एक परचेस 500 से नीचे पड़ रही है तो अब मैं इसका बजट 30% बढ़ाऊं, क्योंकि रूल लगाया ये एडवर्टाइजर ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे फेसबुक कितना बढ़ाएगी बजट, 30,000। 1 लाख का 30% 30,000 बढ़ाएगी, लेकिन आपने यहाँ पे लिमिट रख दी कि भाई 30,000 नहीं बढ़ाना, मुझे 10,000 मैक्सिमम लिमिट है बढ़ाने की। ठीक है, भले कैंपेन 10 लाख पे चल रही हो मेरी, लेकिन कैंपेन मैं मैक्सिमम 10,000 बढ़ा सकता हूँ डेली का, तो आप यहाँ पे वो सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप जो अपनी टाइम रेंज है वो ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम पे देखना है, लास्ट 30 डेज में देखना है, लास्ट 14 डेज में देखना है, तो ये सारी आप यहाँ पे टाइमिंग अपनी कैंपेन की रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल है और एक लर्निंग है कि हम बजट फेसबुक पे रूल्स के तहत अगर बढ़ाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है, मतलब फेसबुक खुद अगर बजट बढ़ा रही है तो क्या हमें क्या फायदा है, और अगर हम खुद मैनुअली बढ़ा रहे हैं तो क्या फायदा। देखिए, मैनुअली जब आप बजट बढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक रिस्क होता है कि आपकी कैंपेन है बहुत अच्छी, आपको परचेजेस उसके ऊपर आ रही हैं, ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपने बोला यार अब मैं इस कैंपेन का बजट बढ़ाता हूं, मतलब आपके पास 10,000 रुपए थे, वो सॉरी 10,000 आप स्पेंड कर रहे थे और एक ऑर्डर आपको मिल रहा था, 500 का, तो आपके पास 20 ऑर्डर्स आ रहे थे। अब आपने बोला यार मुझे 20 नहीं, मुझे तो 40 ऑर्डर चाहिए, तो आपने 40 ऑर्डर लेने के लिए 10,000 का जो बजट था उसको आप ऑब्वियसली कर देंगे 20,000 ताकि 40 ऑर्डर मिले। लेकिन होगा क्या कि आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, आपकी कैंपेन दोबारा लर्निंग फेज में चली जाएगी। उसके ऊपर एक मेजर एडिट दे दिया ना आपने, उसको एक कैंपेन सीधी चल रही थी उसको आपने एडिट कर दिया, अब वो फिर लर्निंग फेज में जाएगी, वो देखेगी यार अब मैं इस पैसे को किस तरीके से बेहतर तरीके से यूटिलाइज करूं, उसके चक्कर में वो अपनी परफॉर्मेंस खो देती है। तो ये आप मैनुअली खुद अगर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर परफॉर्मेंस खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर फेसबुक रूल्स के तहत बढ़ाती है तो फिर परफॉर्मेंस खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं कि आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस खराब हो। ठीक है, तो ये एक रूल से ये भी फायदा होता है, एक तो ऑटोमेशन एक फायदा है ही है, लेकिन जब आप काम फेसबुक से करा रहे हैं तो फेसबुक फिर अपने लेवल पे जाकर अपनी तरह उसे पता है एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उसका अपना प्लेटफॉर्म है ये, तो वो फिर जो है अलग लेवल के ऊपर आपके बजट जो है इंक्रीज होता है जिससे आपकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होती। ठीक है, तो डिक्रीज भी कर सकते हैं आप डेली बजट। अच्छा, यहां पर आप 500 के ऊपर देख रहे थे, अब आपकी कैंपेन, आपने बोला यार मेरी कैंपेन जो है 500 से, अगर 500 से ज्यादा निकल जाता है ऊपर कॉस्ट पर परचेस तो मेरा बजट कम हो जाए। ठीक है, अगर मैं लॉस में जाने लगूं क्योंकि 500 के बाद मैं लॉस में जाऊंगा तो फिर मेरी कैंपेन का बजट डिक्रीज हो, तो फिर आप यहाँ पे डिक्रीज बजट भी कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको एक परसेंटेज दे सकते हैं, वरना डायरेक्ट एक वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे रुपीज में यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं और यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं, और यहाँ पे मिनिमम बजट भी रख सकते हैं कि भाई इतना कम हो, भाई इससे ज्यादा ना हो। जैसे हमने वहां पर मैक्सिमम रखी थी लिमिट कि मैक्सिमम इतना बढ़े, यहां पे आप मिनिमम दे सकते हैं कि मिनिमम इतना कम। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप ऐसे ही डेली बजट के साथ लाइफ टाइम बजट है कि आप लाइफ टाइम बजट जो है किस तरह इंक्रीज करें डिक्रीज करें, जैसे हम डेली बजट कर रहे थे। ठीक है, तो कैंपेन का लाइफ टाइम बजट क्या होता है, डेली बजट क्या होता है, ये सारी चीजें अभी जब हम कैंपेन के स्ट्रक्चर पर आएंगे तो इन डेप्थ में बताऊंगा। ठीक है, फिर आप स्केल डेली बाय टारगेट फील्ड, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। अब यहां पर आप जो टारगेट्स आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है, सीपीसी, सीपीए, सीपीएम, मेनली आप जो है परचेस का ही टारगेट रखते हैं, कॉस्ट पर परचेस। अब यहां एक्शन क्या है कि स्केल करेगी ये बजट को टारगेट के हिसाब से। आपके टारगेट फील्ड है आपकी 500 रुपए। अब स्केल और वैल्यू आपकी डिक्रीज होना वो एक साथ चलेगी। अब यहां पे जैसे कि अगर ये कॉस्ट पर परचेस 500 के ऊपर है या 500 के आसपास है या 500 से नीचे है तो आपका बजट जो है, यहां पे अब आप इसको मिनिमम बजट दे रहे हैं और एक मैक्सिमम बजट दे रहे हैं, बजट कैप दे रहे हैं कि भाई आपकी टारगेट वैल्यू 500 रुपए है,
अब इस 500 के हिसाब से ये कैंपेन खुद को इंक्रीज करेगी बजट या डिक्रीज करेगी, ठीक है। और यहां पर आप लिमिट्स बता देंगे, बट डिक्रीज करे तो इस वैल्यू से नीचे ना आए, इंक्रीज करे तो इस वैल्यू से ऊपर ना जाए। तो अब यहां पर जो कॉस्ट पर परचेज है आपकी, उसी हिसाब से आपकी जो कैंपेन है वो यहां पे स्केलिंग करती रहेगी, मतलब या बजट इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। उसके बाद यहां पर ये लाइफ टाइम के ऊपर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आप डेली पे कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ टाइम बजट के ऊपर। अब आप यहां पे जो बिड है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करता बिडिंग, क्योंकि जैसा मैंने पिछले सेशंस के अंदर बताया कि हम बिडिंग जो है डायरेक्ट बिडिंग फेसबुक के ऊपर इतनी इफेक्टिवनेस उसके अंदर नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि और एडवर्टाइजर्स क्या बिड कर रहे हैं। तो जब हमें नहीं पता और एडवर्टाइजर्स क्या बिड कर रहे हैं तो यहां हम फिर अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट बिडिंग आप जो है नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एक्शंस हैं जो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर अब आपकी कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे यहां पे कॉस्ट पर रिजल्ट था कि वो ज्यादा या कम हो, इसी के साथ इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि एक दफा किसी ने मेरा ऐड देख लिया तो फ्रीक्वेंसी 1 काउंट हो गई, ठीक है। दूसरी दफा देखेगा 2 हो गई, 3 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 से कम ही रहे, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लगा दूं कि भाई फ्रीक्वेंसी अगर 3 से बढ़े तो बस ऐड मेरा बंद हो जाए वो, क्योंकि बार बार सेम ऑडियंस के पास जा रहा है तो वो मेरा पैसा जाया कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे लाइफ टाइम स्पेंड लगा सकता हूँ कि भाई लाइफ टाइम स्पेंड मुझे 1 लाख करना है इस कैंपेन पे, ठीक है, 1 लाख करना है। उसके ऊपर फिर जाएगी तो वो बंद हो जाए, कैंपेन खुद ही ऑफ हो जाए, ठीक है। इसी की तरह मैं यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर भी रख सकता हूँ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो स्टॉक लिमिटेड है उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख दूं कि भाई बस मेरे पास 100 परचेजेस आ जाए, उसके बाद ये कैंपेन बंद हो जाए, ठीक है। 100 परचेजेस के ऊपर ये कैंपेन बंद हो जाए, क्योंकि मेरे पास स्टॉक ही नहीं है उस प्रोडक्ट का। तो इस लॉजिक के तहत मैं यहाँ पे ये वाला रूल लगा सकता हूँ, और सही है। तो उसके बाद आपका, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो उसके अंदर आप रूल्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो रूल आपको लगा। ऑफलाइन कन्वर्जन है, ठीक है। बाकी देखिए यूजलेस है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें यूजलेस है। अब जैसे ऑफलाइन ऐड टू कार्ट है, ठीक है। अब आप इसका क्या रूल लगाएंगे, या आपकी ऑफलाइन कन्वर्जन है, ठीक है। अब इसका क्या आप रूल, जो मैं रेकमेंड नहीं करता, आप जो इसके ऊपर और कोई रूल बनाएंगे जो आपका मेजर रूल्स थे जो आपको काम आएंगे, यूज करेंगे, जिसके ऊपर स्ट्रेटेजीज लगाएंगे, वो सब जो है आपके सामने। आप अब जैसे लीड्स है, अब हमने लगा दिया भाई लीड जो है 100 से बढ़ जाए अगर, तो कैंपेन को बजट इंक्रीज कर दो उसका, ठीक, 30% के हिसाब से या 20% के हिसाब से, ठीक है। तो ये इसका इस इंटरफेस की हैंडलिंग थी, ठीक है। इसके अंदर ये आपके पास कुछ ऑप्शंस थे। अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ, ठीक है। ये आपकी जो कस्टम रूल्स थे, अब हम जरा स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी हमें कौन सी इंप्लीमेंट करनी है इन रूल्स की बेसिस के ऊपर, जिससे हमें मैक्सिमम फायदा पहुंचे।